गर्मी में बढ़ोतरी के साथ ही बिजली कटौती शुरू हुई। सातवें आसमान पर जा पहुंचा विपक्षी दलों का गुस्सा। कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर सरकार को सुनाई खरी खोटी। उमर अब्दुल्ला ने कई सियासी दलों पर साधा निशाना। अब जाकर एकजुट होने के फैसले पर उठाए सवाल। 370 हटने के समय चुप्पी साधे रहने का लगाया आरोप। आज शाम तक खुल सकता है किश्तवाड़ सरथल मार्ग। ब्लास्ट से ध्वस्त की जा रही सड़क पर गिरी बड़ी चट्टानें। मार्ग बंद होने से हजारों की आबादी की रुकी आवाजाही। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गर्मी में इजाफा होने के साथ ही जम्मू में बिजली कटौती से हाहाकार मच गया है। आम लोगों के साथ साथ अब विपक्षी दल भी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। जम्मू में आज कांग्रेस पार्टी ने बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर विभाग पर जनता के पसीने छुड़ाने का आरोप लगाया है। आखिर इस गर्मी में बिजली के कट क्यों लगाए जा रहे हैं, इस पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिएगा। जिस तरह से जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे ही बिजली की कटौती भी शुरू हो जाती है। उससे आम लोगों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब यहां पर विपक्षी दल भी अब सड़कों पर आ चुके हैं, प्रदर्शन पर उतारू हो चुके हैं और सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है कि आखिर बिजली कटौती की जो है ये समस्या क्यों आ रही है और लोगों को इससे जूझना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी भी लगातार बढ़ रही है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विनोद जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। विनोद जी, गर्मी बढ़ गई है और एक बार फिर से बिजली कटौती का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इस पर आम लोगों के साथ साथ अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है और प्रदर्शन पर उतारू हो गई है। बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे पावर क्राइसिस भी बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि बहुत सालों के बाद, करीब 33 इयर्स के बाद मई महीने में लगातार बारिश होती रही तो तापमान में गिरावट रही। अब जून में जो अब शुरुआत में ही कहीं ना कहीं तापमान लगातार बढ़ रहा है और जैसे जैसे इनको हम पीक आवर्स बोलते हैं, पीक्स डे बोलते हैं, जब जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ही पावर कंजप्शन ज़्यादा होगा। पूरे देश भर की बात कर रहा हूँ। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी कर्टेलमेंट है, कश्मीर में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अमूमन कश्मीर में प्रोटेस्ट नहीं होते थे, लेकिन इस बार कश्मीर में भी कर्टेलमेंट है और जम्मू में जो ग्रामीण एरियाज हैं उनमें 8 घंटे की कर्टेलमेंट चल रही है और जो स्मार्ट मीटर जिन एरियाज में लगे हुए वहाँ भी 1.5 से 2 घंटे की कर्टेलमेंट चल रही है। तो कहीं ना कहीं क्राइसिस है जिसकी वजह से आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। जी शीतल। बिल्कुल विनोद जी, इसमें एक बात जानना चाहूंगा, एक जनरली आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में बिजली का उत्पादन काफी हद तक काफी ज्यादा होता है और इस पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले कुछ दिनों में कहा था कि यहाँ से काफी बिजली बाहर जाती है। तो कहने में तो बिजली यहाँ की बनती है, बिजली यहाँ से बाहर चले जाती है, लेकिन ये क्राइसिस यहाँ पर क्यों, जम्मू कश्मीर में क्यों? अगर इतनी बिजली हम यहाँ पर उत्पाद करते हैं, उसको बनाते हैं, तो आखिर वो जम्मू कश्मीर वासियों को क्यों नहीं मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडस वाटर ट्रीटी भी यहाँ पर लागू, उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रोडक्शन भी हो रही है और कहीं ना कहीं जितना उत्पादन हो रहा है बिजली का उसका काफ़ी सारा शेयर जो है बाहर जा रहा है। हालांकि जो एनएचपीसी के प्रोजेक्ट हैं उनका कुछ शेयर जो रॉयल्टी होती है वही शेयर हमको मिल सकता है और थोड़ी सस्ते रेट में बिजली मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर क्षमता है कि हम 10,000 मेगावाट की पावर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अभी आने वाले दिनों में कुछ और नए पावर प्रोजेक्ट में उसके बाद स्थितियाँ ठीक होंगी, लेकिन फिलहाल हम बाहर से पावर परचेज कर रहे हैं। जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में बने हुए एनएचपीसी के पावर प्रोजेक्ट हैं, उनकी पावर जो है बाहर दी जाती है और थोड़ा सा शेयर जम्मू कश्मीर को दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे शीतल आपने कहा कि यहाँ पे पावर जनरेट हो सकती है, लेकिन अभी पूरी तरह से जनरेशन नहीं हो पा रही है। विनोद जी, समस्या से समाधान कैसे निकाला जा सकता है? जैसे ही सर्दियां आ जाती हैं पहाड़ी इलाकों में कटौती शुरू हो जाती है, गर्मियां आ जाती हैं तो मैदानी इलाकों में कटौती शुरू होती है, तो इन समस्याओं से कैसे पार पा सकते हैं हम? कैसे एडमिनिस्ट्रेशन तैयार रह सकती है इन चीज़ों के लिए?
देखिए, एक तो टीएनडी लॉसेस को कम करना होगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो होते हैं उनको कम करना होगा, बिजली चोरी को रोकना होगा, और जो अनप्लग्ड एरियाज हैं जिन्होंने विदाउट मीटरिंग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रोकना होगा। दूसरी ओर जनरेशन, पावर जनरेशन को और बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वक्त पाइपलाइन पे हैं, मुझे लगता है कि उन पे जल्द से जल्द काम करना चाहिए। और जैसे ही मीटरिंग हो जाएगी, स्मार्ट मीटरिंग हो जाएगी, कंजप्शन कम हो जाएगी, लोग बड़ी किफ़ायती तौर पर बिजली का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसमें आम लोगों का कितना योगदान रह सकता है, क्योंकि आम लोग भी बिजली को जो है वो अतिरिक्त तौर पर जो है इस्तेमाल करते हैं, या बिजली की चोरी जो बात कही जाती है, तो इसमें आम लोगों की कितनी सहभागी हो सकती है? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा। उसकी वजह यह है कि अगर हम अपने नेबरिंग स्टेट में जाएं, पंजाब में जाएं, तो पंजाब के लोगों का रहन सहन और जो किस तरीके से बिजली का इस्तेमाल करते हैं वहाँ से सीखा जा सकता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे सब्सिडी और मुफ्तखोरी वाली बातें होती हैं। हम बिना वजह दूसरे सारे पंखे चलाए रहते हैं, चाहे एक ही कमरे में ना बैठे हों, बल्ब जगाए रखते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ता था बिजली का। उसी तरीके से अगर पंजाब में देखें, पंजाब में एक कमरे में लोग बैठते हैं, बाकी सारी जगह लाइट बंद होती है। तो कहीं ना कहीं किफ़ायती तौर पर बिजली का इस्तेमाल करना भी एक बहुत ज़रूरी है, जो अभी जम्मू कश्मीर की आवाम की मानसिकता नहीं बनी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ख़ास तौर पर ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, इसके लिए आम लोगों को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, बिजली को बचाना पड़ेगा, और जब बिजली बचेगी, उसका कंजप्शन कम होगा, तो कहीं ना कहीं बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी बिजली विभाग के लिए आसानी होगी और बिजली पर्याप्त मात्रा में आम लोगों तक पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 370 पर पहले चुप्पी साधे रहने वाले सियासी दलों को खरी खोटी सुनाई है। आज राजौरी पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने इन दलों द्वारा भाजपा के खिलाफ अब मोर्चा खोले जाने पर सवालिया निशान लगाए हैं। इस खबर पर और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये राजौरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सियासी दलों पर कई सारे वार किए हैं। अब जाकर एकजुट होने के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। यानी 370 हटने के समय चुप्पी साधे रहने का भी बाकी दलों पर आरोप लगाया है कि आखिर 370 हटने के बाद ये दल जो हैं, ये चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं, इन्होंने चुप्पी क्यों साधी है। और अब कहीं ना कहीं अगर चुनाव सामने होते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो उसको लेकर अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सक्रिय हो चुकी हैं, और अब जो बयानबाजी है वो भी तेज हो रही है। तो कुल मिलाकर अब यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस तरह का बयान जो है वो सामने रखा है। पहले तो विपक्षी दलों पर ही खूब निशाना साधा है, खरी खोटी सुनाई है, और साथ ही साथ आज राजौरी का दौरा है, और राजौरी दौरे पर पहुंचने पर जो है इन दलों पर भाजपा के खिलाफ अब मोर्चा खोले जाने पर सवालिया निशान लगाए हैं। इस खबर पर मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जमशेद मलिक जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जमशेद, आज राजौरी के दौरे पर हैं उमर अब्दुल्ला, क्या कुछ खास है और किस तरह से इन्होंने यहां पर विपक्षी दलों पर जो है वो निशाना साधा है? बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला के अचानक टूर था, क्योंकि इनके एक सीनियर लीडर जो थे निशारा में, उनकी मौत हो गई थी, उनके घर पे पहुंचे थे। मगर उससे पहले इन्होंने डाकुला राजौरी में मीडिया से बात की, और मीडिया से बात करते हुए विपक्ष के खिलाफ बहुत कुछ बातें की। जिस तरह सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से पूछा गया कि जिस तरह मुल्क भर के अंदर भाजपा के खिलाफ सभी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो रही हैं, क्या उसका हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होगी? तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर के लोगों पर मुसीबत थी, इनके साथ इनसे हकूक इनसे छीने जा रहे थे, तब ये सभी सियासी जमातें कहाँ खड़ी थी। आज कुछ सियासी जमातें, 3 से 4 सियासी जमातें हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों और जम्मू कश्मीर की हुकूमत का साथ दिया, और उन्होंने नाम देकर केजरीवाल का कहा कि जब 370, मतलब उनके यही कहना था कि 370 और 35 से जब यहाँ से हटाया गया, उस वक्त केजरीवाल कहाँ खड़ा था। आज केजरीवाल हमारे दरवाजे पे खटखटा रहा है। और दूसरी बड़ी बात उनकी तरफ से यह भी कही गई है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के बात हालात की बात करें, उन्होंने कहा राजौरी पुंछ के हालात आज बहुत ज्यादा खराब है, जिसमें सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है इस हालात को ठीक करने के लिए, जिसका नतीजा ये है कि लोगों को वही दौर दोबारा। बिल्कुल जमशेद, अगर चुनाव को देखा जाए तो इस बयान के क्या मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि अपने आप में इस बयान में 2 पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं।
क्षेत्र बहुत सारे इसके मायने निकाले जा सकते हैं। एक, जिस तरह उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में सेंटर को दे क्या सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 5 सीटें और 5 सीटों में हम भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे। जिन पार्टियों ने जो करना है वो अपना करें, हम 5 सीटों पर जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ेंगे। इससे हम ये भी साबित कर सकते हैं कि अगर कल अलायंस की जरूरत पड़ती है सेंटर में इनको, तो ये सेंटर के साथ पूरी तरह जुड़ने को, सेंटर की उन पार्टियों के साथ जो भाजपा के खिलाफ खड़ी हो रही है उनके साथ पूरी तरह खड़े नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी तरफ से ये तकरीबन साफ कर दिया गया कि हम अपने लेवल पर इलेक्शन यहाँ लड़ेंगे। और दूसरी बात उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन को लेकर जिस तरह बात की जा रही है, उन्होंने कहा कहीं कहीं अभी दूर तक इलेक्शन नजर नहीं आते, क्योंकि भाजपा तैयार नहीं है इलेक्शन को। जब तक भाजपा तैयार नहीं होगी तब तक जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो ही नहीं सकते हैं। इनकी तरफ से ये चीजें कही है। बड़े सारे सवाल इस पे और भी निकाले जाते थे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने केजरीवाल का नाम लेके कहा कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर से खसूसी हैसियत को हटाया गया तब केजरीवाल कहाँ खड़े थे, आज उनको हमारी जरूरत है, आज वो हमारा दरवाजा खटखटा रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी ये चीज भी कही है कि हम भाजपा के खिलाफ 5 सीटों पे उनके खिलाफ पहले भी लड़े और आप भी लड़ेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो एक अलायंस बन रहा है उसका एक पार्ट जो है, खास करके उन्होंने 2 या 3 डीएमके का नाम लिया, उसके बाद ममता बनर्जी का नाम लिया, उसके बाद 2 लेफ्ट की पार्टियों के बारे में उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने हमेशा जम्मू कश्मीर का साथ दिया है, बाकी सियासी जमातें कहाँ खड़ी होती हैं जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस तरह का अन्याय हुआ था। उनकी तरफ से ये कहा गया। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई अलायंस खड़ा होता है तो उसका पूरी तरह हिस्सा नहीं होगी, जिस तरह की उन्होंने बात कही है। जी ठीक है जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर इस बयान के कई सारे मायने जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और अब इस बयान पे सियासत भी शुरू हो गई है और अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर विपक्षी दलों पर भी जो है वो निशाना साधा है, सियासी दलों को खूब खरी खोटी सुनाई है और राजौरी पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने कई सारी बातें अब मीडिया के माध्यम से जो है वो सामने रखी है। आगे बढ़ते हैं। भारी भूस्खलन के कारण शुक्रवार को बंद हुआ किश्तवाड़ सरथल सड़क मार्ग यातायात के लिए आज शाम तक खुलने की उम्मीद है। इस मार्ग पर गिरी चट्टानों को ब्लास्ट के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है। इससे पहले चट्टानों को मशीनों से काटने की मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। यह मार्ग बंद होने से हजारों की संख्या में आबादी की आवाजाही बाधित हो गई है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें किश्तवाड़ के सरथल इलाके की। ये किश्तवाड़ से सरथल का इलाका है और वो सरथल जहां पर मां भगवती का, मां अष्टादशभुजा का मंदिर है, तीर्थ स्थल है, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचते हैं वहां के दर्शनों के लिए, साथ साथ वहां के मुंडन यात्रियों के लिए। और लेकिन उस बीच 2 दिन पहले ये मलबा जो है, ये पत्थर जो है, ये चट्टाने जो है, ये गिरकर इस सड़क पर आ गई थी और ये सड़क जो है ये बंद हो गई थी। फिलहाल प्रशासन ने और इस पर काम चलाया था, लेकिन सफलता पहले हासिल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद इसको ब्लास्टिंग करके ही वहां पर हटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय शान इस पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर किस तरह से इस मार्ग को खोले जाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। अजय जी, ये जो मार्ग है ये किश्तवाड़ से सरथल का मार्ग है और इसमें कई सारे यात्री जो है प्रतिदिन चलते हैं। ऐसे में ये मार्ग 2 से 3 दिन से बंद है, किस तरह की कार्रवाई वहां पर की जा रही है इस मार्ग को खोलने की? देखिए, जो 1 किलोमीटर में करीब 950 मीटर की दूरी पर है हस्ती से टेकापुर है। वहाँ पर ये लैंडस्लाइड परसों रात को आया था, कल मशीनी लगाई गई, लेकिन देर शाम को करीब 6:30 बजे ब्लास्ट किया गया और आज सुबह फिर 8 होल का ब्लास्ट किया गया है, जिससे जो पहाड़ के जो हिस्से बड़े बड़े आए थे उनको तोड़ा गया है और अभी जो दूसरे उपकरण वहाँ पर लगाए गए हैं। जो अधिकारियों से हमारी बात हो रही है तो उनका कहना था कि 3 बजे के आसपास हम इस सड़क को खोल पाएंगे अगर ऊपर से स्लाइड नहीं होता है, क्योंकि वो जो इलाका है पूरा जो जहाँ पर स्लाइड है वो स्लाइड प्रोन इलाका है, ऊपर से पहाड़ी खिसकने का खतरा और है। अगर और स्लाइड नहीं आता है तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 3 बजे के बाद कभी भी रास्ता खोल दिया जाएगा, क्योंकि एक जो न सिर्फ सरथल बल्कि जो द्राबशाला या त्रिगाम जो हमारा ब्लॉक है उसकी बड़ी आबादी जो है वो इससे कट ऑफ हो गई है। जो मुलाजम है, स्टूडेंट्स हैं, उनका आना जाना प्रभावित हुआ है, जो मरीज हैं उनके आने पर असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु सरथल माता के दरबार में जाते थे उनकी जो आवाजाही प्रभावित है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 3 बजे तक ये खुल जाएगा।
बिल्कुल उम्मीद तो की जाएगी, लेकिन अजीत जी सवाल ये है कि आए दिन वहां पर ये चट्टाने या ये जो मलबा है ये नीचे गिरकर आता है, तो आखिर संपूर्ण रूप से इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है कि आखिर एक बार इसको हटाया जाए या फिर प्रॉपर तरीके से वहां पर उसको ठीक किया जाए, तो आने वाले समय में इस तरह की समस्या ना आए या कोई हादसा ना घटे आने वाले दिनों में। देखिए जो समस्या खड़ी हुई है, जब से इस सड़क का जो 30 किलोमीटर का ये सड़क है जो सत्तर माता के दरबार तक जाती है, इसका दोहरीकरण का काम शुरू हुआ, उसके बाद जो प्लास्टिंग की गई उससे कहीं ना कहीं पहाड़ जो है लूट हो गए हैं और उस वजह से यहाँ पर बार बार जो स्लाइड आ रहे हैं। पहले भी इस तरह का स्लाइड आया है, लेकिन इस बार जो स्लाइड है बहुत बड़ा है और गनीमत ये रही कि रात को आया, कोई चल नहीं रहा था, नहीं तो जानी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन जो पहाड़ हैं ये कहीं ना कहीं लूज हो गए हैं, जिस वजह से पूरा नीचे खिसक रहे हैं और जो बारिशें तेज हो रही हैं कहीं ना कहीं उनका भी एक रोल बनता है कि ये जो तेजी से भूस्खलन इस एरिया में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्या अभी भी टेम्परेरी तरीके से सड़क खोला जाएगा या फिर ये संभावनाएं जताई जा रही कि आखिर सही ढंग से इस जो पत्थर गिरे हैं उनको हटाया जाएगा और आने वाले समय में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी वहां पर यात्रियों को ना हो, आने जाने वाले लोगों को ना हो? देखिए बिल्कुल अभी जो कोशिश की जा रही है कि रास्ते को थ्रू किया जाए, इसको परमानेंटली थ्रू करने में कुछ और समय लगेगा, क्योंकि अगर कोई हैंगिंग रॉक्स हैं ऊपर से उनको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो वार्षिक सत्थल देवी की यात्रा है वो भी शुरू होने वाली है। रूटीन में श्रद्धालु जा रहे हैं, जो हजारों की आबादी सत्थल की है या आसपास के इलाके हैं वो इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ की सिक्योरिटी को, सेफ्टी को देखते हुए विभाग को ये काम करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ हैंगिंग रॉक्स हैं उनको निकाल के एक तो जो हम जिसको कह सकते हैं कि सेफ जर्नी है लोगों के लिए सुनिश्चित की जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए। तो आपको बता दें इस रास्ते से कई सारे लोग प्रतिदिन वहां पर गुजरते हैं, श्रद्धालु गुजरते हैं, इसके साथ साथ जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं वो भी गुजरते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो जो जॉब करते हैं, जो अपनी जॉब्स के चलते वहां पर आवाजाही करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि आज शाम 3 बजे तक इस रास्ते को खोलने का यहां पर बात तो कही गई है, लेकिन देखना होगा कि अभी कितना समय लगेगा, क्योंकि ये जो चट्टाने हैं वो काफ़ी भारी और भरकम हैं और इस वजह से दिक्कतें भी इस रास्ते को साफ करने के लिए यहां पर उठी हुई हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बिलावर के फिंतर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला गरमा गया है। मृतका के मायके वालों ने उसके ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। मृतक महिला की पहचान 25 वर्षीय वंदना देवी पत्नी बंटी कुमार के रूप में की गई है, जिसका शव उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलता पाया गया था। इस खबर पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हैं बिलावर की, जहां पर फिंतर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और अब ये मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है और तूल पकड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें मृतिका के मायके वालों ने उसके ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है और जोरदार हंगामा किया है। इसके साथ ही मृतक महिला की पहचान 25 वर्षीय वंदना देवी पत्नी बंटी कुमार के रूप में हुई है और जिसका शव उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलता पाया गया था और अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ रहा है। ये पूरा मामला बिलावर का है, जहां पर अब हालांकि पुलिस के ये संज्ञान में बात आ चुकी है और पुलिस भी लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। तो लगातार आपको ये तस्वीरें बिलावर की दिखा रहे हैं, जहां पर ये जो परिजन है ये मांग कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ और इस पर जो है ये कार्रवाई चल रही है और साथ ही साथ अब पुलिस ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है। अब देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा, कब तक इस पूरे मामले को जो है वो निपटाया जाएगा। चलिए इस खबर पर मेरे साथ इस वक्त रंजीव जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, सीधा उनका रुख करते हैं। रंजीव, क्या पूरा मामला है और किस तरह से ये घटना जो है वो घटी है? शीतल, मैं आपको बताऊं कि ये बिलावर से सटा जो एक इलाका है, जो बिलावर को जाने के रास्ते का चौक आता है, फिंतर चौक, वहां की ये घटना है। वहां की एक महिला जो थी वंदना देवी और जिसका शव जो है पिछली रात को वहां पर घर में ही फंदे से झूलता हुआ मिला और उसकी सूचना जैसे ही बिलावर पुलिस को मिली और उन्होंने मौके पर पहुंचकर वहां पर शव को कब्जे में लेकर FSL टीम को बुलाया और उसके बाद शव को
पोस्टमार्टम के लिए बिलावर के उपजिला अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया। अस्पताल में आज सुबह जैसे ही इसका शव का पोस्टमार्टम हुआ तो इसके मायके वाले पहुंच गए। मायके वालों ने वहां पर काफी देर तक वहां पर हंगामा किया और उनका साफ तौर पर कहना था कि इस उनकी बेटी का इनके ससुरालियों ने जो है वो हत्या कर कर इसको फंदे से लटका दिया है, क्योंकि इसके साथ पिछले काफी 6 महीने से लगातार मारपीट और अभद्र व्यवहार जो है उनकी बेटी के साथ किया जाता था। तो इसको लेकर वहां काफी देर तक उन्होंने सड़क भी जाम की और वहां पर अस्पताल के काम भी डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि वहां पर काफी देर तक 2-3 घंटे तक इनका हंगामा चलता रहा। लेकिन उसके बाद वहां पर स्थानीय डीडीसी सदस्य नारायण दत्त त्रिपाठी और पूर्व डीएसपी पूर्णचंद ने बीच बचाव करते हुए और उनको समझाया और बहलाया। इसके बाद करीब दोपहर 2 बजे के करीब पोस्टमार्टम करने के बाद शव जो है इनको सौंप दिया गया। शव का पोस्टमार्टम हुआ, एफएसएल टीम को बुलाया गया। वहीं थाना प्रभारी बिलावर जितेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इसके पति को भी पूछताछ के लिए थाने में बुलाया था। अभी जो भी इस मामले में जो भी दोषी पाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या अभी तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है? अभी शीतल मैं बताऊं कि अभी तक जो है इनिशियल। जी रंजीव सुन पा रहे? चले लगता है संपर्क टूट चुका है और कुछ तकनीकी वजह से जी बताइए। जी सुन पा रहे हैं आप रंजीव? बिल्कुल बिल्कुल जी 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 अपनी बात पूरी कीजिए। इनके थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी कानून के मुताबिक, क्योंकि पति को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था पुलिस की तरफ से और मायके वाले लगातार आरोप हत्या का लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल भी है और मायके पक्ष ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि ये मामला अभी पुलिस के पास है, पुलिस इस मामले को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ मायके वालों ने भी ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि ये निकलकर सामने आएगा कि आखिर पोस्टमार्टम के बाद और पुलिस की जो तहकीकात होगी उसके आधार पर क्या निकलेगा वो देखा जाए। वार्षिक हज यात्रा के लिए किश्तवाड़ से जायरीन का दूसरा व अंतिम जत्था आज श्रीनगर के लिए रवाना हुआ है। किश्तवाड़ से 80 जायरीन को आज जिले के डीसी देवांश यादव व पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों ने अपनी शुभकामनाओं के साथ श्रीनगर के लिए रवाना किया है। इस जत्थे के साथ आज जिला प्रशासन व हज कमेटी के कुछ सदस्य भी श्रीनगर भेजे गए ताकि इन्हें रास्ते में किसी भी किस्म का दिक्कत का सामना न करना पड़े। इससे पहले किश्तवाड़ के जायरीन का पहला जत्था 8 जून को श्रीनगर भेजा गया था, जिसमें 28 लोग शामिल थे। सभी मुस्लिम जाने की सपने देखते हैं, सोचते हैं और ख्वाहिश करते हैं। तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी तरफ से जितने भी पुख्ता इंतजाम हैं आपके लिए रहेंगे। मैं जब भी मुलाकात करता हूँ फोरम्स पे वही बताता हूँ कि हेल्पलाइन नंबर्स का इस्तेमाल करना है, ISD कॉलिंग का इस्तेमाल करना है। SSP साहब ने बहुत खूब बात कही कि दवाइयां नहीं छोड़नी है, खास तौर से जो हमारे साथ बुजुर्ग साहिबान जो इधर जा रहे हैं अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और हम सब उम्मीद करेंगे कि आप लोग किश्तवाड़ के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे कंट्री के लिए हम सबके लिए दुआ करेंगे और आपकी दुआ पूरी होगी। इमाम साहब को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने आज पूरी अपनी टीम के साथ और बच्चों के साथ इतना रूहानी माहौल बनाया। सिंचाई विभाग द्वारा नहर के पानी के वितरण को लेकर जारी किए गए आदेश पर मड ब्लॉक के गांव डब करमदीन के किसानों ने सवाल उठाए हैं। किसानों ने सिंचाई विभाग के इस आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। उनका कहना था कि एक ओर सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सिंचाई विभाग उनके खेतों के लिए पानी की आपूर्ति बंद कर रहा है। किसानों के मुताबिक सिंचाई विभाग द्वारा नहर के पानी के वितरण को लेकर लिए गए फैसले से उनकी धान की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो गई। देखो जी, कदे पहले
ਜਦੋਂ मेरे ख्याल है हिंदुस्तान आज़ाद होए दा है कदें ऐसा नहीं सुनिया। मेरी भी उम्र जी है कोई 70 गिटा च करा करदी है तो 60 साल के संभाले दे होई आ, कदे कोई ऐसा वाकया जो पेश नहीं आया। ये पहले बारी ये वाकया पेश आया कि जिसलै कि ऐसा शेड्यूल डिपार्टमेंट ने बनाई दिता गया इरीगेशन ने जो कि लोगों आस्तै नुकसानदेह है। और ये क्या इसी इरीगेशन डिपार्टमेंट का मैं सुनिया लोगों चेहरे देखो कि मुरझाए चेहरे ने सारे ने परेशान लोग ने बेचारे कि साढ़ा बनल के जेह्ड़े हाले जिसलै पूरा हफ्ता पानी आंदा रौंदा हा तां पानी पूरा नहीं हुंदा हा ते हुण जेह्ड़ा 2 दिन दी कटौती कीती गई है ते ओह् कि'यां गल बनग। एह् नहर जेह्ड़ी है ओह् थल्ले तक जंदी है चड़गाली तक सारी है। होर भी लोग बड़े फारक है, साड़ियां 2-4 पंचायतां इत्थै किते 2 पंचायतें सरपंच इत्थै इस बेल्लै अवेलेबल न मौके बेल्लै और बड़े परेशान न कि मैं कीता कि जा इस करियै तुसें गी तकलीफ दित्ती कि साढ़ी जेह्ड़ी है एह् अर्ज जेह्ड़ी है एह् डिपार्टमेंट जेह्ड़ा इरीगेशन जेह्ड़ा गलत आर्डर कोई इशू कीता है। वजह यह है कि साढ़ा इन्हें 75 साल होया मतलब असें भी 65 साल साड़ी उम्र होई है, कदें ये नहीं दिखा कि इत्थे 12बंदी करते हैं हफ्ते 2 बारी पानी जेह्ड़ा 1 नंबर सूबा बंद करा करते हैं शनि ते ऐतबारें। लेकिन साढ़े जिमीदार हूँ मुंजियां लानियां न पनीरियां लाई दियां न ओह्दे ये कि पानी नहीं जा पुज्जा करदा पुज्जना कि बंद करी 2 दिन ओह्दे ये होआ कि जिमीदार आपूं लड़ा करदे बेचारे करा करदे। एक गौरमेंट ने बड़ा गलत फैसला किया, ये फैसले नाल सहमत नहीं है और उस फैसले खिलाफ असें रोड धरने देने पौन जां कुदै भी जाना अस जाने तैयार हर जगह। ये इनकम दुगनी छोड़ी है जेह्ड़ी चीज साढ़ी होंदी है ओह् भी नहीं होनी है क्योंकि पानी गै बंद करी ओड़ेआ साढ़ा ओह्दे साढ़ी होनी गै नहीं है। ओह्दे ना मुंजी होनी है ना अगले हाँ इक होंदा कि सर्दियां कुदै करदे हे जे पैह्ला होंदा कि सर्दियां करदा 12बंदी ते गर्मी कदें नहीं होया। ये 75 साल पहला चांस है जेह्ड़ी एक गौरमेंट तोहफा दिया करदी है जिमीदारें गी भाई एह् तुंदी जेह्ड़ी आमदनी जेह्ड़ी दुगनी होऐ। पर असें ये प्रॉब्लम है कि साढ़ा जेह्ड़ा 1 नंबर सूआ सारें कोला पैह्ला उप्पर हत्थ साढ़े कन्नै एह् कीता गया कि जोल्लै रोड बड्डा होया ते साढ़ा जेह्ड़ा सूआ नैह्रा कोलों करीबन 2.5 फुट उच्चा करी ओड़े दा। मतलब अगर नैह्रा साढ़ी च 2.5 फुट पानी होवे ते साढ़ा सूआ पानी नहीं चढ़दा, जेह्ड़ा कि असें सरकार ने पैह्ला एह् जेह्ड़ा असें तोहफा दित्ता। सैकंड तोहफा एह् आई कि हून आखा दे 12बंदी ते मिगी ओह् गौरमेंट दस्सी ओड़ा कि जेह्ड़ी बिना पानिया मुंजी तैयार करदी है। मुंजी ते पानी चाहिदा ना, डिजिटल इंडिया बना देन केह् पता नवीं स्कीम है ना। कड्ढी कोई तो जो उन्हें नवी स्कीम कड्ढी दी है तो पहला असें स्कीम दस्सन उस स्कीम पर टुरचै ते फिर साढ़ा बंदा अगला नाले पानी। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।